नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे फटाफट रिवीजन का, और जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट जो बनाया था वो प्रीवियस ईयर 2019 का था, ये उसका सेकेंड पार्ट है। यानी 30 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए और रिमेनिंग 30 जो हम लोग उसमें कर लेंगे। तो टोटल हम लोग एक ईयर यानी कि 2019 का पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे, प्लस चीज़ों को समझ भी लेंगे। सो हम डिटेल्ड वे में एक 2019 का पेपर कर लेंगे। और जो ये है कि याद करते चलो, वो तो टैगलाइन है ही। सो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग को जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था वो अच्छा लगा होगा। तो ये उसी के कड़ी में सेकंड वीडियो है। दूसरी चीज़ ये कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियोस को जितने भी मैंने बनाए थे सोशल स्टडी, इन सबको देखा। सो थैंक यू सो मच। आते हैं अपने यहाँ से 61 से स्टार्ट है, वहाँ पे 60 तक था कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। ओके, ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। ये शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है। ये पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, या ये स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। तो इसका जो राइट आंसर है, सही विकल्प का सही विकल्प को चयन करिए। तो 61 का जो राइट आंसर है वो 1 है, यानी कि ए, बी और डी सही है। ए ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, बी भी सही है कि यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, और डी भी सही है कि यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। यानी कि 61 का जो राइट आंसर है वो 1 है, यानी ए, बी, डी सही है। और ये शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है, ये नहीं है, तो इसीलिए बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब हमारा 62 से क्वेश्चन है कि अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, सूत्रों के आधार पर कल्पनाशील, सी है कि समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, या फिर डी है विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है 4th, यानी केवल ए, बी एवं सी जो है वो सही है। ये जो डी है ये गलत है, क्योंकि क्या बोला है कि विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं कि नहीं आज डिस्कस नहीं करते हायर लेवल में। तो उसका जो 62 का 4th आंसर सही था। अब 63rd है कि सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। ए है कि पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, बी है कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, सी है विभिन्न सूत्रों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, और डी है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो बोल रहा है कि क्या अधिक समावेशी बनाने में निम्न से कौन सहायक हो सकता है। तो 63rd का जो है करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो है 4th, यानी केवल ए एंड सी। तो देखिए ए क्या है, पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना, और फिर सी क्या है कि विभिन्न सूत्रों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्ग प्रसंग, और इससे क्या हो जाता है तो अधिक समावेशी कक्षा बन सकती है। अब 64th क्वेश्चन है हमारा कि विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। ओके, ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं, या फिर एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, या फिर 3rd है कि कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए, या फिर 4th है समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। तो 64th का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि हम बच्चा जो विद्यार्थी है उसको विवेचनात्मक इसलिए होना चाहिए, सीखना चाहिए होना क्यों, क्योंकि ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी में कैसे जुड़े होते हैं, माने कि उनका जो सिलेबस है और उनकी जो लाइफ है वो कैसे उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जा सकता है, और वो चीज़ों को समझ पाते हैं, इसीलिए उन्हें विवेचनात्मक होना चाहिए। 65th है हमारा कि निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि यह समाज के एक खास समुदाय से आता है। बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं दर्शा रहा विविधता को। बी बोल रहा है कि परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। ओके, 3rd बोल रहा है कि सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला है। और 4th बोल रहा है कि एलन एक गरीब परिवार से है वास्ता रखती है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तो बोल रहा है कि विविधता जो है वो हमारे सेकेंड ऑप्शन पे शो हो रहा है, माने कि परितोष जो है यानी कि एक बंगाली है और एक क्या है हिंदी बोलती है। तो देखिए कितना
डाइवर्सिफाई में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, कल्चर है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चढ़ते हैं अपने 66 क्वेश्चन पे कि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमाडेल, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो ये देखिए स्टेट पूछा कि कौन कौन किस स्टेट में क्या पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पे, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पे, या फिर मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पे। तो 66 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि नामदफा। तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए कैसे याद कर लीजिए, अरुणाचल माने अरुण, अरुण नाम है तो नामदफा से, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। और ये 67 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापक को निम्नलिखित सभा को करने को प्रोत्साहित करती है। केवल इसको छोड़ के शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पे प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। सेकेंड है कि शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। थर्ड है कि शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। या फिर फोर्थ है कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिससे कि सभी बेहतर बन सके। तो 67 का जो राइट आंसर है वो आपके फोर्थ ऑप्शन पे जाता है कि उन्हें जो है मोटिवेट करें कि वो सही आंसर दे। जब तक आप टीचर स्टूडेंट को एनकरेज नहीं करेगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सब ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। अब देखिए 68 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ओके, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण नहीं है। ओके, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबादब बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाना, ये बिल्कुल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। थर्ड भी है, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी स्टीरियोटाइपिंग है। और सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, ये बिल्कुल जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। तो नहीं है में ये है, ये देखिए ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट नहीं करता है। जो 68 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। आते हैं 69 क्वेश्चन पे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। बी है साहित्यिक सूत्रों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो। सी है सभी गैर शाब्दिक सूत्रों का निष्कासन करना। या फिर जो डी है सूत्रों के ट्रायंगुलेशन को प्रमुखता देना। तो 69 का जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जाता है, यानी कि केवल बी एंड डी ही सही है। बी क्या है हमारा कि साहित्यिक सूत्रों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। और जो क्या एक 1 मिनट 69 का जो है फर्स्ट ऑप्शन है ना, हाँ। और डी जो बोल रहा है कि सूत्रों के त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, तो ये उसका राइट आंसर था 69 का फर्स्ट। आते हैं अपने 70th क्वेश्चन पे कि कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ओके, कैसे कि कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों एवं अंशों को शामिल करके। बी है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। सी है कि सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके। या फिर डी है कि कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। ये जो एनसीएफ है बिल्कुल नहीं बोलता, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल कट जाएगा। तो जो सही विकल्प इसमें से चुनना है वो फोर्थ है, यानी कि ए बी सी सही है। और जो डी है वो दंड देने वाला है, उसको एनसीएफ कभी प्रमोट नहीं करेगा, आप बच्चों को दंड नहीं दे सकते हो। इसीलिए जो 70 का जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन सही है। अब आते हैं अपने 71 पे कि इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण सूत्रों पर आधारित होता है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचार को अनुमोदित करे। या फिर डी है कि इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखे। सही विकल्प चुनना है, मतलब ये और जो हमने उसमें ये जो कर रहे हैं इसमें मोस्टली सही विकल्प चुनने वाला ही क्वेश्चन है आई थिंक। तो देखिए 71 का जो हमारा राइट आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि केवल ए बी और डी
यही जो चीज़ें हैं वो बस सही हैं। तो इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयोग करेगा कि इतिहास का निर्माण। तो जो हमारा 71 का जो राइट आंसर था वो हमारा चौथा ऑप्शन था। उसके बाद से 72 पे चलते हैं, 72 पे, कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? न्याय के रूप में, आज़ादी के रूप में, समानता के रूप में, या फिर जीवन के? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भी एक अधिकार है, तो भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? तो जो 72 है उसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में प्रदूषण रहित हवा का अधिकार को है स्वीकारा गया है। तो ये था। देखिए मैंने जितने भी पढ़े थे उनको इंग्लिश में पढ़ा है, बट अब क्या है कि मैं मोस्टली सारे क्वेश्चंस हिंदी में लाई ताकि आप जो है हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो ये मेरी एक पहल है। अब देखिए 73 बोल रहा है कि भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? जिसने भी सिविक्स पढ़ा होगा, जो मैंने वीडियोस बनाए थे, अगर उसको एनसीईआरटी में ये मैंने दिया हुआ था तो वो इसका आंसर दे देगा। किसने किया था विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण? तो ऑप्शन है कि MK गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर BR अम्बेडकर। और इसका जो राइट आंसर है वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते हैं, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, विविधता में एकता। और उनकी एक बुक भी है ट्रास्ट विद डेस्टिनी। तो आप ये भी याद रखिएगा कि कभी पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू की बुक का क्या नाम है, तो ट्रास्ट विद डेस्टिनी है। ये सब चीज़ें हैं। ये हो गया। उसके बाद से आप देखिए चीज़ों को है धीरे धीरे समझते चलेंगे, याद होते चलेगा। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसको पता होगा कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, न कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं? तो देखिए 2, 0, 4 या फिर 1। तो 74 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, यानी कि 2 लोग। 2 लोग जो है लोकसभा में मनोनीत होते हैं, न कि मतदान द्वारा चुन कर आते हैं। तो कितने लोग? 2 लोग, 2 जन। ऐसे याद कर लीजिए 2 लोग से। देखिए हम लोग को कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो उनको याद कर लीजिए, छोटे छोटे ट्रिक्स से आपको याद हो जाएगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए, स्किप मत करिए, बहुत टाइम है अभी, हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। और उमा, मैंने इससे पहले में भी एक ट्रिक बताई थी कि उल्का पिंड जो है वो मध्य मंडल में जब आता है तो जलने लगता है। तो ऐसे करके आप याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए 75वां क्वेश्चन है हमारा कि 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदल कर डैश हो गया, माने कि मोनार्की से बदल के अब वो किस फॉर्म में आया? तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि लोकतंत्र में, अल्पतंत्र में, एकतंत्र में या फिर तानाशाही में। तो जिसका राइट आंसर है 75 का वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि लोकतंत्र। तो आप याद रखिए कि जो नेपाल में 2006 में जो नेपाल में वो इलेक्शन हुआ था, तो वो वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो राजतंत्र से बदल के लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो गया, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इसके लिए हो गया। और तो ये है अभी हम लोग अभी बस 90 क्वेश्चन है इसमें, तो कर लेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लें। तो आते हैं अपने 76 क्वेश्चन पे कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका का क्या मतलब होता है? कि सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च किया जा सके, या फिर सेना के जवानों के स्वास्थ्य पे खर्चा करना, या फिर स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्चा करना, या फिर सुरक्षा बजट पे स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। तो 76 का जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो ये इसका मतलब क्या होता है? कोस्टा रिका। ये किस में आता है? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन उसका सही है। अब आते हैं अपने 77वें क्वेश्चन पे कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। किस किस से की भाई? वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पे, गाड़ियों में या फिर कार्यस्थलों पे। तो देखिए आप एक और बहुत अच्छी चीज़ जान सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है 77 का वो फोर्थ ऑप्शन है, यानी कार्यस्थलों पे, यानी कि ऑफिस पे। तो आप यौन उत्पीड़न यानी कि नहीं हो सकता, उससे बचने के लिए कब किया गया था? डेट भी याद कर लीजिए, 1997 भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना जो की थी, किसके लिए? महिलाओं को कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से बचने के लिए।
तो जितनी भी महिलाएं अगर इस क्वेश्चन को देख रही हैं तो आप जो है विशेष रूप से इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं 78th क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मतलब कि एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भारत में। देखिए पढ़ते हैं, ऑप्शन है कि केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल है, थर्ड है विधानसभा के सदस्य, या फिर फोर्थ है संसद के सदस्य। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है हमारा केंद्र सरकार। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार जो है भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे जो यूपी है उसके अभी करंट में राज्यपाल कौन है। प्लीज 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 बताइएगा मुझे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अब जितनी भी चीज़ें हैं कमेंट कीजिएगा, इन सारे वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा ताकि मोस्ट से मोस्ट बच्चे जो है इससे बेनिफिट हो सके। 79 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। ओके, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, पटवारी या नगर निगम वार्ड काउंसलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक ये 6th क्वेश्चन है, क्लास 6 ज्योग्राफी का है, एनसीईआरटी का है, और मैंने ये चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा, मोस्टली स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, तो उसका राइट आंसर दे देंगे कि क्या है कि ग्रामीण प्रशासन। मैंने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये चैप्टर आपको याद आया। तो ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से चैप्टर कि कौन उस अधिकारी में नहीं आता है, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी में। तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं यार कि चौथा जो है नगर निगम वार्ड काउंसलर, वो हमारे ग्रामीण प्रशासनिक में नहीं आता, यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ना आके वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, नगर निगम वार्ड काउंसलर। तो ये था, देखिए भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल, ये सब हमारे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। देन 80th क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देश क्या है। ओके, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। सेकेंड है कि गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। थर्ड है कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। नहीं, अभी तो इसे हमने पहले पढ़ा, जो वो विशाखा था और 1997 में वो आया था। देन बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश। तो देखिए 80 का जो राइट आंसर है वो सेकंड है, यानी कि जो भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देश करते हैं कि गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं, जो डॉक्टर डीके बासु में आते हैं। हमारा 81 क्वेश्चन है कि वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े जाति को, अनुसूचित जनजातियों को, या फिर अनुसूचित जनजातियों को। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग का 81 का जो राइट आंसर है वो थर्ड होगा, यानी कि अनुसूचित जनजाति को। तो ये वन अधिकार कानून 2006 जो है वो अपने इस अधिकारों को स्वीकारता है जिसमें अनुसूचित जनजाति है। आपका एक और काम है, मैंने इससे पहले जो कभी टॉप 30 जो दिए थे उसमें मैंने एक सीके जानू एक है, वो प्रतिष्ठित क्या है, आप उसका राइट आंसर बताइएगा। सीके जानू, मैंने आपको याद भी दिया था कि ओके जानू से आप लोग कहते, तो प्लीज आप लोग उसका क्वेश्चन का आंसर बताएगा। 82 है हमारा कि द्वितीयक सूत्र का एक उदाहरण है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण कार्ड। ओके, सोर्सेस से बहुत क्वेश्चन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सोर्स पूछ रहा है कि उसका क्या एग्जांपल है। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत का संविधान जनगणना रिपोर्ट 2011। तो देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, समझ में आया, यानी कि वो डायरेक्ट फॉर्म है। और सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तब। तो जो एनसीईआरटी 6th क्लास की है हमारी इतिहास की पाठ्यपुस्तक, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स है। और प्राइमरी सोर्स में जन्म, मृत्यु, यही अगर होता कि इतिहास ऐतिहासिक स्थल है तो हमारे प्राइमरी सोर्स में आते हैं, हमारे बिल्डिंग्स प्राइमरी सोर्स में आते हैं, लेकिन बुक जो है सेकेंडरी सोर्स में आती है। 83rd क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। कुछ क्वेश्चंस बड़े बड़े भी हैं, तो आप पेशेंस रखिए। आप आज पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा आगे कर सकेंगे। कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। दूसरा है कि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पे जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा।
तो कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है, कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है, केवल कथन ए सही है और दोनों कथन ए और बी सही है। तो जो 83rd का जो राइट आंसर होगा वो 4th होगा, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। ये जो भी एग्जाम होता है वो बोल रहा है कि तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थिति है, तो हम लोग का 83rd का जो राइट आंसर है वो 4th होगा। आते हैं अपने 84th क्वेश्चन पे कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आप जो है आगामी अध्यापक या अध्यापिका होंगे तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, बिल्कुल नहीं, रटने वाला कोई आंसर नहीं होगा। समाज में यथास्थिति बनाए रखना तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। 3rd है कि शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, या फिर सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंध का बोध कराना। तो 84th का जो राइट आंसर है वो हमारा 4th है कि जितने भी तत्व जो समाज में हैं उन सब का निर्माण करना और उनके बीच के संबंधों का बोधन करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है एज अ सोशल साइंस टीचर। 85th क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हम लोग सोशल साइंस में बात करें तो, कि शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वह प्रयासरत रहे, या फिर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, या फिर चौथा ऑप्शन हमारा है कि शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। तो 85th का हमारा जो राइट आंसर है वो 2nd है, यानी कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का क्या मुख्य उद्देश्य है, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो प्रयासरत हैं। तो असेसमेंट का यही होता है कि फीडबैक देते हैं, देन क्या ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने कहाँ तक कंप्लीट किया, ये सारी चीजें होती हैं। 86 क्वेश्चन पे आते हैं। बस अब हम लोग जो है अब एकदम अपने गोल जो है उसके बहुत करीब आ रहे हैं। ये 86 क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं, बिल्कुल। बी है कि फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती है, ये भी है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आपने राजी मूवी देखी होगी तो, या बहुत सारी महेंद्र सिंह धोनी, ये सारी भी मूवीज हैं। फिल्मी ऐसे कहानियां, संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। और डी है कि फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो हमारा जो 86 का जो राइट आंसर था वो 3rd था। 86 का राइट आंसर 3rd था। 87 पे पढ़ते हैं कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीति निर्मित है। चीरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र से ऊपर दर्शाया गया है। सी है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। और डी है कि शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो 87 का जो राइट आंसर है वो 3rd होगा कि केवल ए, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। समझ में आया। चीरकाल से उत्तर को सदा तो जरूरी नहीं था, तो इसलिए बी सी डी एकदम गलत है। मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, नहीं, मानचित्र एक 2 आयामी है और हम जो है वो 3 आयामी में 3D में रहते हैं। तो अब देखिए 88वां क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, अब ये देखिए, अब ये भी फिर आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आ गया। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादत या जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। बी है कि कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना। सी है कि शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। तो 88 का आप राइट आंसर जो है वो 4th होगा, यानी ए और सी सही है। ए क्या बोल रहा था कि उनको उनके अधिगम को उनके जीवन से जोड़ना है, तो ए और सी ही सही है। ये देखिए, कभी भी पर्सनल चीज से आप उनके नहीं जोड़ सकते हो, इसीलिए 88 का जो राइट आंसर था वो हमारा 4th ऑप्शन था। 89 है कि इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है।
किसी साम्राज्य वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, बिल्कुल। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो 89 का जो राइट आंसर है वो थर्ड है, यानी केवल ए, बी तथा सी सही है। सी देखिए, ए, बी और सी, ये जियोलॉजी की चार्ट बोल रहा है, मतलब कौन किसके बाद आया, तो ये बहुत हेल्प करेगा ना। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है कि शिक्षार्थी में स्थान की अवधारणा विकसित करेगा, तो पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ए, बी, सी सही है। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, जब आप इलाहाबाद में जाएंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूरा फैमिली ट्री बनाई हुई है। हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? ओके, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, और हाँ, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो 90 का जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, यानी कि केवल ए, सी और डी ही सही है। तो क्या सही है? ए, सी और डी, तो ये सारी चीजें हैं जो सही हैं। तो बस ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये देखिए, अगर बात की जाए कि ए, सी, डी सही है, तो बी क्यों नहीं सही है कि विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग। जब वो देख ही नहीं सकता है तो उसके लिए क्या आकर्षक चीज, उसे तो बस ब्लैक कलर दिखता है, इसीलिए जो बी ऑप्शन है वो गलत है और ए, सी और डी सही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरा ये जो छोटा सा एफर्ट है ये आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो कंटेंट को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, अपने रिमार्क बताइएगा। और हम लोग अब अगले दिन जो है कुछ और कोई प्रीवियस ईयर जो आप अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं वो करवाऊंगी, या फिर मैं अपने तरीके से देख लूंगी कि क्या करना है। सो यही सारी चीज़ें थी। आई होप आप लोग ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। जब फर्स्ट देख लेंगे तो सेकंड भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। और 30-30 का एक ये सीरीज था, पार्ट 1, पार्ट 2। और मेरी यही छोटा सा प्रयास है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम को बहुत लाइट लीजिए, बट सीरियसली, मतलब लाइट इन द सेंस कि बहुत मन से पढ़िए, और सीरियस फॉर्म में ये कि अपने टाइम का ग्रेटर यूटिलाइजेशन कीजिए। और